नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी जेई में जो पेपर होगा सीवीटी 1 वो कई शिफ्ट में होता है। तो आरआरबी जेई में जो सीवीटी 1 वो कई शिफ्ट में होगा तो फिर कोई बच्चा कठिन शिफ्ट पाता है, कोई बच्चा सरल शिफ्ट पाता है। तो क्या हम उन बच्चों को एक साथ रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। एक बच्चे के सरल शिफ्ट में आ रहे हैं 79 या 80 नंबर और दूसरा बच्चा से दूसरी शिफ्ट में जो कठिन शिफ्ट है उसमें पा रहा है केवल 60 नंबर। तो क्या हम उन दोनों बच्चों को सेम कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उनके रॉ मार्क्स के बेस पे हम उनको समान नहीं कर सकते। हमको जो है उनको समान करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है, सांख्यिकीय फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के अनुसार हम देखेंगे कि उनको समान कैसे करना है, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है। सवाल कठिन है तो ऑटोमेटिक उसके मार्क्स कम हो जाएंगे और सवाल अगर सरल है तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस होता है कई शिफ्ट को। अगर ज़्यादा शिफ्ट हैं और तो हम किसी शिफ्ट को सरल, किसी शिफ्ट को कठिन मानते इसीलिए हैं क्योंकि उसका एवरेज कम होगा, बच्चों ने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। जो बच्चे सरल शिफ्ट पाए होंगे उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो हम सभी बच्चों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है रेलवे के द्वारा। और ये नॉर्मलाइजेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आपको बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आखिर होता कैसा है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें लिखा है नॉर्मलाइजेशन बड़े बड़े अक्षरों में। आरआरबी जेईई 2026 के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो इसी प्रकार से लगभग होगा। तो नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले मैंने माना कि मान लीजिए आरआरबी जेईई का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ। हम केवल 2 शिफ्ट में लेके चल रहे हैं क्योंकि हम जो है प्रोसेस को आसानी से समझना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। इसी प्रोसेस को हम 100 शिफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम 50 शिफ्ट में भी, 20 शिफ्ट में भी, 10 शिफ्ट में भी। इसलिए हम समझने के लिए केवल 2 शिफ्ट ले रहे हैं। मान लीजिए आरआरबी जेईई का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ और दोनों शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे। सरल बिल्कुल कैलकुलेशन हो इसलिए 100 बच्चे लिए गए हैं। मान लीजिए शिफ्ट 1 में 2 शिफ्ट था तो शिफ्ट 1 में 1 के बच्चों के मार्क्स जो थे वो 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे 5 बच्चे हमने लिए हैं, केवल 5 बच्चे, ठीक है। और जो 100 बच्चे हैं सबके मार्क्स तो हम यहां ले नहीं सकते, किसके कितने आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि 5 बच्चों के मार्क्स हैं जिनमें 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे मार्क्स उनके हैं। तो इन बच्चों का जो एवरेज मार्क्स हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए और 5 का भाग दे दीजिए तो एवरेज आ जाएगा इन सब का। तो शिफ्ट का एवरेज जो है वो 60 मान लिया हमने कि शिफ्ट 1 का एवरेज जो है वो 60 है, ठीक है। अब इसमें शिफ्ट का एवरेज मुझे मिल चुका है। अब देखते हैं शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम बड़ी सरल भाषा में आपको समझाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? डेविएशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि विचरण। डेविएशन का मतलब हम बताते हैं आपको, विचरण होता है, विचरण। इसका हिंदी में अर्थ होता है विचरण। अब विचरण क्या होता है? किसी भी एक चीज से वो जो चीजें हैं वो कितनी दूर हैं और कितनी पास हैं। अगर वो पास पास हैं बिल्कुल किसी बड़ी चीज से या एवरेज से, अगर बच्चों के अलग दूसरे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो उस शिफ्ट के एवरेज से अगर आसपास हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो छोटा होगा। और अगर दूर दूर हैं, जैसे ये है शिफ्ट का एवरेज और दूर दूर मार्क्स हैं, ऐसे मार्क्स हैं, इस प्रकार से मार्क्स हैं अगर दूर दूर, ठीक है, तो इसमें जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वो होगा बड़ा, ठीक है। तो हम समझते हैं और चलते हैं कि यह बताता है कि उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स जो है वो एवरेज के आसपास कितने फैले हुए हैं। मैंने यही समझाया आपको कि यह है आपका एवरेज, ये अंदर का है आपका एवरेज। और अगर आपके मार्क्स आसपास हैं, जैसे अंदर का एवरेज 60 है, ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो 59 हैं, किसी के 58 है, किसी के 57 है, किसी के 55 है, किसी के 61 है, किसी के 65 है, किसी के 62 है, तो ये सब जो है वो आसपास चल रहे हैं। लेकिन अगर हमने माना कि ये एवरेज 60 है, किसी बच्चे के 20 मार्क्स हैं,
किसी बच्चे के 80 मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 40 मार्क्स हैं, किसी बच्चे के 50 मार्क्स हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं। तो ये सब देख रहे हैं आप, कितना वैरायटी है, मतलब कितने में फैले हुए हैं बच्चों के मार्क्स, देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप, मेरा जो है वो पहली शिफ्ट है, मेरा शिफ्ट का एवरेज है 60। अब हमारी शिफ्ट में ऐसा तो नहीं है 100 बच्चे हैं मेरी शिफ्ट में, तो ऐसा तो नहीं है कि सबके बच्चों के मार्क्स जो है वो 50 से और 80 के रेंज में होंगे। किसी के 30 होंगे, किसी के 32 होंगे, किसी के 35 होंगे, किसी के 40 होंगे, किसी के 55 होंगे, किसी के 65 होंगे, किसी के 77, 75 ऐसे होंगे। तो कुल मिला के अगर जो है एवरेज के आसपास बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा आएगा, और अगर दूर दूर मार्क्स हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बड़ा होगा। तो कुल मिला के इतना सा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो समझना है। इसका फॉर्मूला भी होता है और हर एक बच्चे का मार्क्स पता होगा, तभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाएंगे। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि किसका ज़्यादा हो सकता है और किसका कम हो सकता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर मार्क्स 58, 59, 60, 61, 62, 65 इस रेंज में है, देखिए एवरेज है 60, उसी के आसपास है सारे, देखो उसी के आसपास हैं, तो फिर सभी मार्क्स 60 के आसपास हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो छोटा होगा। और अगर मार्क्स जैसे 20 हैं, 30 हैं, 40, 60, 70, 80, 85, 90, देखिए ये दूर दूर हैं, ये 60 और 20 में कितने का अंतर है, 40 मार्क्स का अंतर है। तो देखिए ये दूर दूर मार्क्स हैं, तो फिर मार्क्स दूर दूर हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बड़ा होगा। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल गया, हमें शिफ्ट भी पता चल गई कि एक शिफ्ट में जो 60 नंबर हैं और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने पैरामीटर पे, जो है ओवरऑल एवरेज। जैसे शिफ्ट 1 थी, ठीक है, शिफ्ट 1 थी, उसका एवरेज है 60, और शिफ्ट 2 थी, शिफ्ट 2 भी थी, उसका एवरेज आ रहा है किसी का 70, ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्जाम था, मैंने माना था। तो अब जो है ओवरऑल एवरेज क्या होगा, दोनों शिफ्ट को जोड़ो, दोनों शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को जोड़ो, दोनों शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को जोड़ो और उनको आधा कर दो। तो 7 6 13, 130/2 मीन्स ये आएगा 65, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो सभी शिफ्ट का एवरेज होता है, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से ये चलेगा। अब देखिए ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, क्योंकि जब ओवरऑल एवरेज निकाला है, पहले कुल मिला के बच्चों कुछ भी नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें शिफ्ट का एवरेज चाहिए, जिस शिफ्ट में आप बैठे हैं उस शिफ्ट का एवरेज ले लेंगे हम। फिर उस शिफ्ट का हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे जिस शिफ्ट में आप बैठे हैं। शिफ्ट 1 का एवरेज है 60, शिफ्ट 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 65, ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम जो है वो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट डाटा स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं है। देखिए ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, सभी शिफ्ट को मिलाकर मार्क्स का स्प्रेड क्या है। जैसे हमने यहां नहीं निकाल पाए हम शिफ्ट का, ऐसे यहां भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें डाटा नहीं पता है। लेकिन हम जो है अगर एग्जाम्पल लेके आपको सब कुछ बताएंगे, तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले आएगा ओवरऑल एवरेज, प्लस होगा ब्रैकेट आएगा रॉ स्कोर, आपका मेरा स्कोर कितना है, ठीक है, और फिर शिफ्ट का एवरेज कितना है वो भी आएगा, और फिर आएगा उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर आएगा ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। कि देखिए अब जैसे मैंने एग्जाम दिया, मेरी शिफ्ट में जो है वो मेरा रॉ स्कोर कितना आया, रॉ स्कोर कितना आया मेरा, मान लीजिए मेरा 70 जो है वो रॉ स्कोर आया, ठीक है। अब मेरी शिफ्ट कठिन है या सरल है वो अभी पता चलेगा, ठीक है। रॉ स्कोर कितना है 70, ठीक। अब हमें जो है वो हमारी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स हैं, जो हमारी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो हैं
शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो है वो 60 आ रहा है, ठीक है। और हमारी शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 आ रहा है, ठीक है। जो शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 आ रहा है, ठीक। तो जी ये जो है फर्स्ट शिफ्ट है, ये मेरी शिफ्ट है, ठीक। अब जो है सेकंड शिफ्ट, ये भी फर्स्ट शिफ्ट है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट है, सारी फर्स्ट हैं, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट में जो है वो एवरेज मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स कितने हैं, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइज स्कोर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो अभी में क्या है कि औसत अंक जो हैं वो दूसरी शिफ्ट के मान लीजिए 65 हैं, ठीक, 65 हैं। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेकंड शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8 आ रहा है। अब हमें डाटा पता चल गया ये और ये, ठीक। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक। देखिए साथियों, सेकेंड शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो है वो हम जो है इसको और इसको जोड़ेंगे और फिर एवरेज लेंगे तो फिर वो पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए हम इसको पॉइंट में ना जाए इसलिए हम इसको 70 मान लेते हैं, ठीक है, कि इसका जो है वो एवरेज स्कोर जो है वो 70 है सेकेंड शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8। तो अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल एवरेज। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो कैसे निकलेगा, वो दोनों शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स आए हैं 60 और इसका कितना है 70 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 शिफ्ट हैं। 7 और 6 13 130 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो 65 आ गया, ठीक, क्योंकि हमें चाहिए यहां पर है फॉर्मूले में। अब देखिए कि हमें ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो फर्स्ट शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो 10 और दूसरी शिफ्ट का है 8 बाई 2, तो 10 और 8 18/2 मीन्स ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन आया 9। अब हम देखते हैं कि जब हमारे मार्क्स 70 हैं तो अब नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जब दोनों शिफ्टों को कंपेयर कर लिया गया तो फिर इस फॉर्मूले में सारी चीजें रखते हैं तो हमारे मार्क्स जो है वो कितने बनते हैं, ठीक है। यहां हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए नॉर्मलाइज स्कोर हमने लिख लिया, नॉर्मलाइज स्कोर। ओवरऑल एवरेज क्या है, ओवरऑल एवरेज है 65, ठीक है। तो हमने किया 65 प्लस ये है ब्रैकेट लगाया, रॉ स्कोर मेरा कितना स्कोर है, मेरा है 70, ठीक है। और माइनस शिफ्ट का एवरेज कितना है, मेरी शिफ्ट का एवरेज है 60 बटे मेरी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, ठीक है, इनटू ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन है 9। चलिए हो गया 65 प्लस 70 में से 60 गया तो 10 बचेगा, तो 10 बटे 10 इंटू 9, तो ये 65 आया, प्लस ये से ये गया तो 1 इंटू 9 तो हो जाएगा 9, तो 9 5 14 74। तो मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकला वो 74 हो गया, 70 से बढ़ के 74 हो गया। मेरे 4 मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। तो साथियों इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा जितनी आसानी से मैंने आपको यहां समझाया है। एग्जाम्पल भी इतना इजी लिया है ताकि आपको जो है वो चीजें समझ में आ जाएं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर हम नहीं निकाल पा रहे थे उसका कारण यही है कि हमें सारे बच्चों का डाटा तो पता नहीं है, हम एवरेज लेके चल रहे थे। और यहां भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसके हिसाब से जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में मान रखा, तो हमारी शिफ्ट में जो है वो हमारा स्कोर 70 था, लेकिन हमारी शिफ्ट कठिन होने के कारण हमारा नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ के 74 हो गया, मीन्स 4 नंबर हमारे बढ़ गए। तो साथियों आई होप ये पूरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। जो आपको समझाया आई थिंक आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है और बच्चों के मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़िए।
ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कि रेलवे में आखिर होता क्या है या किसी और पेपर में होता क्या है। अब हम चलेंगे, जब हमारा नॉर्मलाइजेशन हो गया CVT 1 के लिए, तो जब RRB JEE के लिए जब दूसरा पेपर होता है तो उसके लिए या तो एक शिफ्ट होती है या मैक्सिमम 2 शिफ्ट होती हैं। तो उसमें मेरिट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मेरिट इंडेक्स के ऊपर वीडियो आपको कल मिल जाएगा। आज ये वीडियो जो है वो RRB JEE नॉर्मलाइजेशन के ऊपर था, क्योंकि CVT 1 में बहुत सारी शिफ्ट होती हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर आपके जो नॉर्मलाइज स्कोर हैं वो आपके मेरिट इंडेक्स में काउंट होंगे, जो कि CVT 2 के होंगे। अगर CVT 2 कई शिफ्ट में होगा तो फिर उसके भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही जो है वो मेरिट इंडेक्स में लिए जाएंगे। मेरिट इंडेक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फॉर्मूला है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। प्लीज अगर अच्छा लगे तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।